हेलो बच्चों, आज तुम लोग को स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते कि स्पेक्ट्रम है क्या चीज़, स्पेक्ट्रम कितना तरह के होता है। और ये पढ़ाने से पहले एक बात तुम लोग बताते हैं कि तुम लोग अपना एडमिशन मॉनफोर्ड में कराओ। अभी अच्छा एडमिशन हो रहा है और हमारे यहाँ वेल टीचर है, खुद वो हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और प्रसेनजीत सर वहाँ जो फिजिक्स पढ़ाते हुए बहुत अच्छे टीचर है। और दूसरा बात है कि प्रिंसिपल जो हमारे राजेश सर है बहुत कोऑपरेटिव है। तो आप लोग जहाँ से भी हो तो मॉनफोर्ड राजगंज में आप लोग एडमिशन लीजिए क्लास 11 में, आप लोग के लिए अच्छा होगा। हम लोग इंटीग्रेटेड कोर्स भी स्टार्ट किए हैं जिसमें जेई और नीट का भी हम लोग पढ़ाई साथ में करेंगे, मतलब सीबीएसई विथ जेई। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या है? तो स्पेक्ट्रम होता है कि कोई भी सनलाइट को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो वो लाइट 7 कलर में बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सुनो कि मान लो ये प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है, ध्यान देना, ये आपका प्रिज्म है और यहां पर एक स्क्रीन लगा हुआ है। ठीक है, और जब यहां पर हम लोग कोई सनलाइट हम प्रिज्म से पास करते हैं तो ये लाइट जो है 7 कलर में बढ़ जाता है। 7 कलर में क्या होगा? बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। और याद रखना, रेड कलर का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो रेड कलर का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसका डिविएशन कम होगा। उसका डिविएशन क्या होगा? कम होता है। इसको याद रखना ना, विबग्योर। विबग्योर वायलेट से रेड की ओर आएगा तो उसका वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो उसका डिविएशन क्या होगा? घटेगा। तो यहां पर इस तरह होता है विबग्योर, VIB, इस तरह से YOR, इस तरह से विबग्योर। तो R का जो है वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका डिविएशन क्या है? कम है। वायलेट का वेवलेंथ कम है, इसका मतलब कम, तो उसका डिविएशन क्या है? ज्यादा है। तो इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। को पूछेगा कि स्पेक्ट्रम क्या है तो बोल देना कि जब सनलाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं और प्रिज्म उस सनलाइट में जितने कलर होते हैं सब कलर को क्या कर देता है? अलग अलग में बांट देता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। अब हम जो यहाँ पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम कितने तरह का पढ़ना है, तो एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कितने तरह का होता है? स्पेक्ट्रम तो हमारे सिलेबस में 2 तरह का स्पेक्ट्रम पढ़ना है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में। तो स्पेक्ट्रम 2 तरह का पढ़ना है। एक पढ़ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, और एक पढ़ना है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले अभी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, इसको लिख लो। चलो अब बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। पहले समझो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या चीज है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ध्यान देना, ध्यान दो, बढ़िया ध्यान दो। ठीक है, ये मान लेते हैं हाइड्रोजन एक कंटेनर, क्लोज कंटेनर है, इस कंटेनर में H2 गैस रखे हुए, बहुत सा हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है, बहुत सा, इस क्लोज कंटेनर में। कौन सा बता रहे बाबू? H2 गैस है, समझा?
और यहाँ पर एक स्क्रीन लगा हुआ है और यहाँ पर प्रिज्म भी है, एक प्रिज्म है, ये ध्यान देना, ठीक है। जब हम इस सनलाइट को हाइड्रोजन गैस से पास करते हैं, ध्यान देना, इस सनलाइट को, और इस सनलाइट से फिर ये रेज बाहर निकलेगा और ये रेज को फिर हम कहाँ पास करेंगे? प्रिज्म में। कहाँ पास करेंगे? प्रिज्म में। तो ये प्रिज्म क्या करता है, जैसे ही ये प्रिज्म से पास होता है तो यहाँ पर कुछ कलर दिखाई देता है और कुछ कलर दिखाई नहीं देता है। मेन 7 कलर दिखना चाहिए। जब हम सनलाइट को H2 गैस से पास किए और H2 गैस से जब ये रेडिएशन निकला या रेज निकला और जब हम प्रिज्म से पास करें तो 7 कलर दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ कलर दिखाई दे रहा है, कुछ कलर दिखाई नहीं दे रहा है। मान लो जहाँ नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन रहा है, ठीक है। तो मान लो कहीं कहीं आपका ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन रहा है, मतलब 7 नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो भाई उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, याद रखना, या इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो हुआ क्या? तो इसी पर रदरफोर्ड बता नहीं पाया था कि भाई जब हम सनलाइट को रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स भी है चीज़ को कि जब वो सनलाइट को जब H2 गैस से पास किया, वो H2 गैस से जो रेज निकला और उस रेज को प्रिज्म से पास किया तो कुछ कलर आया, कुछ कलर नहीं आया। उसी बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या क्या? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इसका मतलब कुछ कलर H2 है, मतलब H2 का मतलब क्या हुआ? वहाँ हाइड्रोजन का क्या होगा? एटम होगा। तो हाइड्रोजन का एटम क्या क्या कुछ कलर का वेवलेंथ को क्या क्या होगा? एब्जॉर्ब कर लिया होगा। तो क्यों एब्जॉर्ब किया? तब ना दिखाई नहीं दिया यार। अगर पूरा रेज बाहर निकलता और प्रिज्म से पास करता, एब्जॉर्ब ये नहीं किया हो रहता और रेज जब H2 गैस से बाहर निकलता फिर प्रिज्म से बाहर निकलता तो 7 कलर दिखाई देता। इससे पूरा 100% कन्फर्म हो गया कि कुछ गैस क्या क्या होगा? लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, लाइट का फ्रिक्वेंसी को या लाइट का वेवलेंथ वाले फ्रिक्वेंसी, लाइट कलर वाले वेवलेंथ को या कलर वाले फ्रिक्वेंसी क्या कर लिया होगा? एब्जॉर्ब कर लिया होगा। क्यों किया? किस कारण से किया? तो रदरफोर्ड ने नहीं बता पाया। इसको क्लियरिफाई किया था नेल्स बोर ने कि क्यों एब्जॉर्ब किया, किस कारण से एब्जॉर्ब किया कि यह हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस होगा तो भाई इसके अंदर हाइड्रोजन का एटम तो होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन एटम्स होगा। और हाइड्रोजन के एटम्स उसके अंदर क्या होगा? ऑर्बिट्स भी तो होंगे, उसके अंदर न्यूक्लियस भी तो होगा। तो नेल्स बोर ने इसका क्लियरिफाई किया था क्यों एब्जॉर्ब किया, क्यों कुछ कलर का वेवलेंथ को या कुछ वेवलेंथ बोलो फ्रिक्वेंसी बोलो, याद रखना वेवलेंथ बढ़ेगा। अभी से बताएंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रिक्वेंसी घटता है, याद रखना। फ्रिक्वेंसी क्या होता है? घटता है। तो कुछ कलर वाले फ्रिक्वेंसी बोलो या कुछ कलर वाला वेवलेंथ क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। क्यों क्या? रदरफोर्ड बता नहीं पाया। उसको वेल डिफाइन करने के लिए कौन आया था? नेल्स बोर। सुनो, नेल्स बोर ने क्या कहा पहले समझो। इसी को तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट को हम हाइड्रोजन गैस से पास करते हैं, फिर रेज बाहर निकला, फिर बाहर रेज को प्रिज्म से पास किए और प्रिज्म से जब वो रेज बाहर निकला कुछ कलर दिखाई दे रहा है, कुछ कलर दिखाई नहीं दे रहा है। उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब कुछ गैस मॉलिक्यूल कुछ कलर वाले वेवलेंथ को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। क्यों कर लिया? ये रदरफोर्ड ने नहीं बता पाया था। उसको क्लियरिफाई किया था कौन? नेल्स बोर ने। नेल्स बोर ने यार तुम ये मान ले हाइड्रोजन का एटम से ये वाला, तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में बहुत सा ऑर्बिट्स होगा। ये पूरा घुमा नहीं रहे हैं, इतना घुमा रहे हैं। और ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, 1 2 3 4 ऑर्बिट को उसने एनर्जी लेवल ही बोला था। तो ये E1 एनर्जी लेवल और E2 एनर्जी लेवल, E3 और क्या E4। और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 4 है। और नेल्स बोर ने एनर्जी कैलकुलेशन
और रेडियस कैलकुलेशन क्या था, कब, जब कोई भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन हो, एक से ज़्यादा तो एक से अगर ज़्यादा रहेगा तो एनर्जी कैलकुलेशन और रेडियस कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो मान लेते हैं अभी हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, या तो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमे या सेकेंड ऑर्बिट में घूमे या थर्ड में घूमे या तो क्या घूमे फोर्थ में। जो एनर्जी उसने निकाला था, तो एनर्जी का निकाला था फार्मूला En इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय क्या एन स्क्वायर। जेड तेरा है यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ क्या बताओ प्रोटॉन है, और एन जो है, और हम कैलकुलेशन कर भी दिए हैं, मेरे वीडियो में देख लेना, ये कैलकुलेशन भी हम किए हैं। एन क्या बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिट। जब मेरा वीडियो देखोगे फर्मी क्लासेस में प्ले लिस्ट में जाना और स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू देखना है ना, तब तुमको बेटर ढंग से समझ में आएगा, बीच बीच से मत देखना, शुरू से देखना, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी का कैलकुलेशन निकाला था। अब मान ले हम निकालना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना एनर्जी होगा, सेकेंड में कितना, थर्ड में कितना, फोर्थ में कितना, तो निकाल लो। किसके लिए, 4H एटम के लिए। तो तुमको मालूम है हाइड्रोजन में अगर मान ले फर्स्ट ऑर्बिट में निकालें तो एन का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और हाइड्रोजन में क्या होता है एक ही प्रोटॉन होता है, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा बता, तो E1 कितना है बताओ, -13.6, जेड का कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब E1 जो होगा उसमें होगा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट में, 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। सेकेंड में निकाल लो, सेकेंड में कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, और जेड हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक ही होगा। तो निकालेंगे तो वहाँ E2 में देख लेना कितना आएगा, E2 में आएगा -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर थर्ड ऑर्बिट में निकालेंगे तो एन का वैल्यू 3, जेड का वैल्यू 1 ही होगा। तो वहाँ देखना E3 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। जब हम निकालेंगे फोर्थ ऑर्बिट के लिए तो एन का वैल्यू 4, जेड का वैल्यू 1, क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक ही होता है, प्रोटॉन एक ही होता है। तो वहाँ निकालोगे तो E4 का जो एनर्जी आएगा 0.34 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ E1 है, यहाँ E2 कितना बता, कितना आया, -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसका आएगा -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसका 0.34 इलेक्ट्रोवोल्ट, ध्यान देना। और सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप कहाँ होगा, E1 और E2 के बीच में। देखो दोनों एनर्जी गैप निकालोगे तो डिफरेंस यहाँ ज़्यादा आएगा, यहाँ डिफरेंस कम आएगा, यहाँ डिफरेंस कम आएगा। मतलब जैसे हम ऑर्बिट बढ़ते जाएगा तो एनर्जी गैप घटते जाएगा। एनर्जी गैप कैसे निकालेंगे, बड़ा एनर्जी को छोटा सा माइनस कर दो, जितना माइनस कम होते जा रहा है मतलब एनर्जी बढ़ते जा रहा है। सबसे एनर्जी कहाँ पर है, फोर्थ ऑर्बिट में, तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस लगभग 10 के बराबर आएगा। फिर यहाँ निकालो 10 से कम आएगा, यहाँ निकालो 10 से कम आएगा, तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस घटेगा तो दोनों के डिस्टेंस भी तो घटते जाएगा। इसलिए फर्स्ट और सेकेंड और डिस्टेंस ज़्यादा होता है, सेकेंड थर्ड में और कम हो जाएगा, थर्ड फोर्थ में और कम हो जाएगा, फोर्थ 5 में और कम हो जाएगा, धीरे धीरे एकदम ऑर्बिट क्या हो जाएगा, सामने सामने आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब ध्यान देना, इतना हम क्यों बताएं, अब सुनो, पहले सब मिटा देते हैं सब। अब सुनो, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स को ये सही करार दिया कोर्नेल्स बोर ने। अब बोला कि जब हम इस हाइड्रोजन का एटम मतलब हाइड्रोजन गैस के अंदर हम रेज पास करते हैं सनलाइट, तो जब हम सनलाइट हाइड्रोजन गैस के अंदर पास करेंगे तो उसके अंदर एटम होगा। जैसे ही सनलाइट यहाँ पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जो आपको उसको N1 से जाने में N2 लगेगा, वही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसी कलर को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी को छोड़ देगा। या तो उसको वही कलर को एब्जॉर्ब करेगा जो इलेक्ट्रॉन को सेकेंड से कहाँ जाने में लगेगा, थर्ड को, बाकी क्या कर देगा, उस छोड़ देगा। वही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जो कहाँ जाने में लगेगा, उसको
थर्ड से कहाँ जाने लगेगा, फोर्थ को, बाकी क्या कर देगा, वो छोड़ देगा। इसीलिए हम जब सनलाइट को हम हाइड्रोजन गैस में मारते हैं तो उसके बाद लाइट जब निकलता है हाइड्रोजन गैस से, फिर हम प्रिज्म से उस लाइट को पास करते हैं, कुछ कलर आ रहा है कुछ कलर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, तो बोला भाई हर एक ऑर्बिट में फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और जब हम कोई लाइट को मारते हैं तो इलेक्ट्रॉन, सुनना कि एनर्जी बढ़ने से, याद रखना, एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी घटता है, याद रखना चीज़ को। और सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर है, E4 में, तब कहाँ पर E3 में, फिर कहाँ है E2 में, फिर कहाँ है E1 में। तो अब बताओ कि अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में एनर्जी है, और उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ अपने अपने फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है। लेकिन तुम बाहर से जब लाइट दे दोगे तो भाई वो चाहता है ना एनर्जी बढ़ना, हर एक इंसान चाहता है कि हमारे पास एनर्जी ज़्यादा हो। तुम भी चाहोगी भाई हम ज़्यादा पैसा कमाएं, और जितना ज़्यादा पैसा कमाओ उतना तेरा नींद चैन खत्म, टेंशन आ जाओगे बाबू, याद रखना। इसलिए पैसा कम कमाओ। तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे इसको एनर्जी मिले, चाहे कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे तो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, E1 से कहाँ चला जाए, E2 चला जाएगा। तो वो इसी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जो उसको E1 से E2 जाने में लगेगा। कितना लगेगा, E1 का इतना है, E2 कितना, डिफरेंस निकाल लो, 10 करीब लगेगा, 10 इलेक्ट्रोवोल्ट, उतना ही लेगा, बाकी क्या कर देगा, छोड़ देगा। या तो सेकेंड ऑर्बिट से कहाँ जाने में, थर्ड में, थर्ड से कहाँ, फोर्थ में, बाकी क्या कर देगा, छोड़ देगा। इसीलिए जब हम हाइड्रोजन गैस में हम सनलाइट को पास करते हैं, और जब हाइड्रोजन गैस से रेज बाहर निकलता है, और जब उस रेज को प्रिज्म से पास करते हैं तो कुछ कलर आ रहा है कुछ कलर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, तो नेल्स बोर ने बोला भाई वो कलर को, उस लाइट वाले या उस कलर वाले फ्रिक्वेंसी को हाइड्रोजन का एटम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके अंदर क्या है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट में फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो हो सकता है कि वो E1 से E2 जाने में, या तो E2 से E3 जाने में, या E3 से E4 जाने में क्या कर रहा है, एनर्जी को ले रहा है। क्योंकि वो भाई जितना एनर्जी लेके कहाँ जाएगा, ग्राउंड से कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड, तो नीचे से ऊपर उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अगर वो E1 से E2 जाए, या E3 जाए, या E4 जाए, उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट, जिसके कारण से वो कलर जब उस लाइट को जब प्रिज्म से भी पास करते हैं तो वो कलर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस कलर को हाइड्रोजन का एटम एब्जॉर्ब कर लिया है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो E1 से E2 या E2 से E3 या E3 से E4 में जाने में उसको यूज कर रहा है। और यही बात को रदरफोर्ड ने नहीं बता पाया था क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, किस कारण से हाइड्रोजन गैस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये रदरफोर्ड ने नहीं बता पाया, उसी को बताया कौन, नेल्स बोर ने बता दिया। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि जब हम कोई सनलाइट को हाइड्रोजन गैस से पास करते हैं और हाइड्रोजन गैस से वो रेज बाहर निकले और फिर रेज को प्रिज्म से पास करे, तो वो प्रिज्म से पास करे और प्रिज्म से जब वो निकले तो कुछ कलर दिखाई दे कुछ कलर नहीं दिखाई दे, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और कुछ कलर दिखाई दे और कुछ कलर नहीं दिखाई, इसी बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो ये सारा खेल बता दिया नेल्स बोर ने, क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, किस कारण से हाइड्रोजन आपका क्या कर रहा है, रेडिएशन को या उस कलर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों, इलेक्ट्रॉन अपने लेवल से एक्साइटेड लेवल जाने के लिए क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। चलो इसको लिख लो। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में, जितना डिटेल बता दिए। अब बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अगर एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया तो एमिशन अपने समझ में आ जाएगा। एमिशन स्पेक्ट्रम पहले समझो, हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं अभी। मान ले ये न्यूक्लियस है और ये सब उसका ऑर्बिट है, ऑर्बिट पूरा घुमा नहीं रहे हैं, तुम घुमा सकते हो तेरा मर्जी। और ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये n का वैल्यू 1,
n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4। ऑर्बिट को नेल्स बोर ने एनर्जी लेवल भी बोले थे। तो क्या होगा बताइए, E1 एनर्जी लेवल, ये E2 एनर्जी लेवल, E3 एनर्जी लेवल और E4। मान ले इसका एनर्जी तुमको मालूम है, इसका एनर्जी कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसका -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसका 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसका 0.34 इलेक्ट्रोवोल्ट। और याद रखना तुम लोग को मालूम है कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10 के पावर -19 जूल। तो इलेक्ट्रोवोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला ये निकलता है, En इक्वल टू -2.18 इंटू 10 के पावर -18 जूल पर एटम इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। याद रखना, इसको भी लिख ले लो, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला निकाला क्या था बताओ उसने, नेल्स बोर ने, En इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब सुनो कि मान इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, या तो यहाँ घूम रहा है, या तो यहाँ घूम रहा है, या तो यहाँ घूम रहा है। याद रखना ये एनर्जी कैलकुलेशन तभी सही होगा प्रत्येक ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन, या तो फर्स्ट में एक हो, या तो सेकेंड में एक हो, या तो थर्ड में, या तो फोर्थ में एक ही इलेक्ट्रॉन, तभी कैलकुलेशन राइट है, अदरवाइज राइट नहीं है। सुनो, तो मान ले ये न्यूक्लियस ही इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मान ले इसको सनलाइट दिए तो वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वो अपने लेवल से कहाँ चला जाता है, हायर लेवल। लेकिन तुमको मालूम है कि E2 का एनर्जी बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू E1। तो जब E1 से E2 गया तो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा बंदा, ठीक है। लेकिन जैसे E2 चला जाता है उसका एनर्जी बढ़ जाता है, तो एनर्जी बढ़ जाने से बाबू उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा वो बंदा, फिर से इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को लॉस करके अपना लेवल बनाना चाहेगा, तो फिर वो अपना लेवल बनाता है E2 में, E2 कहाँ चला जाता है, E1 में आता है। तो जो कलर वाले वेवलेंथ को लिया था या कलर वाले फ्रिक्वेंसी को लिया था, उस कलर को क्या करेगा, रेडिएंट करेगा, लॉस कर देगा, रेडिएंट कर देगा, लॉस कर देगा। फिर इस रेडिएंट कलर को या एमिशन कलर को, रेडिएंट बोलो, एमिशन बोलो, लॉस बोलो, सबके मतलब एक ही चीज़ होता है। फिर एमिशन कलर को हम एक प्रिज्म में से पास करते हैं और यहाँ स्क्रीन रख देंगे, तो यहाँ पर जब पास करें तो कोई एक ही कलर आया। मान ले E1 से E2 जाने में उसने रेड को लिया था तो रेड ही दिखाई दिया, बाकी जगह क्या गया, ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ गया। तो उसी को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। जो कलर को लेके वो E1 से E2 गया, E2 अनस्टेबल हो गया, फिर क्या करेगा, वहाँ से फिर E2 से E1 आएगा, तो उस कलर के फ्रिक्वेंसी क्या कर एमिट कर देगा, और उस कलर के फ्रिक्वेंसी को जब हम प्रिज्म में पास किए तो वही कलर दिखाई दिया, बाकी जगह क्या दिखाई दिया, ब्लैक। तो इसी को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो याद रखना, जब वो E1 से E2 में जाएगा, E1 से E2 में जाएगा तो बाबू उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, सॉरी उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। उस समय एनर्जी किस में होगा, प्लस में होगा। लेकिन फिर से वो बंदा E2 से E1 आएगा, उसको बोलते हैं डी एक्साइटेड स्टेट, डी एक्साइटेड स्टेट। उस समय एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को पढ़ाएंगे वेव के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। उसके बाद तुम लोग बात करेंगे डी ब्रोगली के बारे में और हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। तब तक के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।